हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इंटरफेरेंस का नेक्स्ट लेक्चर है। हमने इसके पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस की फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कराया है और उसी डेरिवेशन का जो फार्मूला है उस पर हम डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपने इंटरफेरेंस का जो डेरिवेशन किया था वो पहले हम फार्मूला नोट करते हैं। ये दोनों स्लिट थी S1 S2। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी था और स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी थी। तो आपको ध्यान होगा कि सेंटर पर यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, ऐसे मिनिमा और मैक्सिमा ऊपर नीचे बनते हैं। फ्रिंज ब्रिथ का जो फार्मूला था वो डी लेमडा बाई डी है। तो कैपिटल डी इसमें ध्यान रखें कि स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस है, लेमडा वेवलेंथ है जो कि लाइट जो है डालेंगे उसकी वेवलेंथ होगी, और स्मॉल डी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है। अब उसी में जो फार्मूला ड्राइव किया था हमने आपको एंगुलर फ्रिंज ब्रिथ और एंगुलर पोजीशन दोनों पॉइंट डिस्कस कर दिए थे। अब इसके आगे आप नोट करें पॉइंट, लिखिए इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC शार्ट में लिख दिया करें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if experiment is performed in the medium of, if experiment is performed in the medium of refractive index mu, नेचुरल है कि अगर आप इस पूरे एपरेटस को, ये वैक्यूम में है, इसको अगर किसी मीडियम में अगर आप डाल देंगे तो वेवलेंथ लाइट की चेंज हो जाएगी। तो जो नई वेवलेंथ होती है उसका फार्मूला आप इसी पहले लेक्चर में कर चुके हैं, वो लेमडा अपान म्यू होती है। लेमडा वैक्यूम में वेवलेंथ है और ये किसी गिवन मीडियम में वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। और आपने जो फ्रिंज वृत्त का फार्मूला लिखा है उसमें लेमडा आ रहा है, इसका मतलब कि जो हमारी नई फ्रिंज वृत्त होगी वो भी म्यू से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर पुटअप करेंगे तो म्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और बोर्ड का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एपरेटस को हम किसी मीडियम में डिप कर दें, वो क्या करते हैं कि पहले फ्रिंज ब्रिथ पूछेंगे और उसके बाद पूछते हैं कि अगर पूरे एपरेटस को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दें, मीडियम चेंज कर दें, तो नई थिकनेस ब्रिथ कितनी होगी। तो आप म्यू से डिवाइड करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू की वैल्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, हम टेंसर का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एरर। ये नेचुरल है कि जो बीटा डैश की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, यानी बीटा डैश लेस देन बीटा होगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए इफ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, हम इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। अगर आप बाईक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करेंगे, यानी 2 कलर का, मल्टी कलर भी कर सकते हैं लेकिन 2 कलर यहाँ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर 2 कलर का यूज़ करते हैं आप तो दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होगी, इसका मतलब दोनों की जो फ्रिंज ब्रिथ है वो सेपरेट होगी। तो नोट करें, इफ द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड by bichromatic light, bichromatic light, the fringe of two wavelength, bichromatic light, the fringe of two wavelength will be coincident for the first time, coincident फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप पहले यहाँ कोइंसिडेंट का मतलब समझने की कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए आपने 2 वेवलेंथ ली, एक लेमडा 1 ली और दूसरा लेमडा 2 लिया। ओके, तो जरा इसको ध्यान से समझना तो बात समझ में आएगी। मान लीजिए एक से जो वेवलेंथ आ रही है उसका बीटा 4 सेंटीमीटर आ रहा है और दूसरे से जो हमने लिया उसका बीटा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सेंटर जो होगा, सेंटर सबके लिए मैक्सिमा बनता है, चाहे कोई भी आप वेवलेंथ ले लें, सेंटर पर उसका मैक्सिमा बनेगा। ठीक,
सेंट्रल मैक्सिमा दोनों के लिए यहाँ होगा। इसके बाद बीटा 4 सेंटीमीटर है, तो ठीक 4 सेंटीमीटर के बाद जो लेमडा 1 जिसकी वेवलेंथ है उसका फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। यहाँ 1 1 कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद लेकिन इसका जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा वो 3 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक। यहाँ पर दोनों के फेज सेम होंगे, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सेंटर मैक्सिमा जहाँ पर है वहाँ सबके लिए फेज डिफरेंस 0 होगा, तो यहाँ दोनों के फेज सेम होंगे। जब एक फ्रिंज वृत्त बनती है तो उसकी जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई होता है, समझ रहे हैं ना। इसके लिए भी 2 पाई जब होगा तो 4 सेंटीमीटर बनेगी, और इसका जब 2 पाई होगा तो 3 सेंटीमीटर बनेगी। तो जरा ध्यान देना, जो ये 4 सेंटीमीटर वाला है ये पहली 4 पर बनेगी, फिर 8 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी अगली वाली 8 पर होगी, और इसके बाद जो थर्ड बनेगी वो टोटल 12 सेंटीमीटर होगी लेंथ सेंटर से, फर्स्ट के लिए। ये सेंटर से हमने डिस्टेंस निकाली, 4 फिर 8 और फिर 12 पर बनेगी, ठीक। 3 वाली चेक करें, जो 3 सेंटीमीटर की बनेगी, जरा ध्यान दें, पहली 3 पर बन रही है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक 3, फिर ये 6 पर बनेगी, फिर अगली वाली जो बनेगी वो 9 पर बनेगी, और उसके बाद फिर 12 पर बनेगी। इसका मतलब कि इसकी 4 सेंटीमीटर वाले की 3 फ्रिंज बनेगी, और इसकी कितनी बनी, 4 फ्रिंज बनी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तब फिर से ये दोनों सेम फेज में होंगे, क्यों, इसकी कितनी हो गई, इसका फेज डिफरेंस 3 फ्रिंज का कितना हो गया फेज डिफरेंस, एक का 2 पाई, तो 6 पाई हो गया, और इसका 8 पाई बनेगा। आपको बताया जब 2 पाई के मल्टीपल में कोई चीज होती है तो वो एक साथ स्टार्ट होंगी, 0 पर, 2 पाई, 4 पाई पर, ओके। लेकिन यहाँ एक बात आप समझ लें, यहाँ हमेशा 1 का फ्रिंज का डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये जो 2 वेव जा रही हैं इनमें जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक। जरा समझने की कोशिश करें, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है बता सकते हैं। ये जो 4 सेंटीमीटर है जिनका फ्रिंज वृत्त, जब ये 2 पाई पर होगा तो ये जो आपका आएगा ये 3 सेंटीमीटर, अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो इसका 1/4 पार्ट ये कम है। अगर फोर्स को आप डिवाइड करें 4 पार्ट में तो लेमडा बाई 4 ये पीछे है, पाई बाई 2 पीछे चल रहा, ठीक है। लेमडा 2 पाई डालेंगे, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पर ध्यान देना इस चीज पर, यहाँ 1 का डिफरेंस आ रहा है। हम ऐसी कंडीशन में फार्मूला बनाते हैं लेमडा 1, इसकी फ्रिंज वृत्त कम बनेगी, यानी लेमडा जिसका शॉर्ट है, ठीक है ना। ये पहली बात, बीटा का जो फार्मूला आपका आता है वो डी लेमडा बाई डी है, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ फ्रिंज बनेंगी वो इसकी यानी शॉर्टर वाले की, इसका बीटा ध्यान दें, इसका बीटा शॉर्टर है, इसका 3 है, ठीक। लेमडा चेक करें, जिसका लेमडा कम होगा उसका बीटा कम होगा, फार्मूले से चेक करें, लेमडा जिसका कम है उसका बीटा भी कम होगा। जिसका लेमडा शॉर्टर है, किसका लेमडा शॉर्टर होगा, इस वाले का, क्योंकि इसका बीटा भी कम है, 3 सेंटीमीटर है, तो शॉर्टर वाले की एक फ्रिंज ज्यादा बनेगी। इसका मतलब लेमडा अगर शॉर्टर है तो n+1 होगा, और अगर लेमडा लॉन्गर है तो इसमें नंबर ऑफ फ्रिंज n बनेगी। समझ में आ गई बात। लेमडा लॉन्गर का मतलब कि लेमडा अगर बड़ा है तो बीटा भी बड़ा होगा। हमने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके ये चीज दिखा दी है, ठीक। वहां चेक कर लेना कि फेज डिफरेंस 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जरा यहाँ पर एक बात और चेक करें, मान लीजिए एक का जो बीटा है वो 4 बन रहा है, बीटा 1, और दूसरे का बीटा जो है वो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, कितना फेज डिफरेंस, मतलब 180 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पर जरा, आप जरा बताओ कब कंसाइड करेंगे दोनों, इसमें 4 हो और इसमें 3/2 हो, तो कब करेंगे कंसाइड बता सकते हैं। 4 की अगली कब बनेगी, 8 पर, फिर 12 पर,
यहाँ पर ध्यान दें, अगर इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 आ जाएगा। तो इसकी कितनी फ्रिंज बनी? 8। इसकी कितनी बनी? 3। अब 1 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए अलर्ट रहना क्वेश्चन लगाते समय आप लोग। बात समझ गए? जनरली जो बोर्ड में या इधर क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें ये डायरेक्ट फार्मूला यूज तो करते हैं, लेकिन फेज डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक, तो ये जो अभी बता रहे हैं, जब ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो ध्यान रखना कि जो डेल्टा फाई आपका है वो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा फेज डिफरेंस अगर आता है तो यहाँ आप जो फार्मूला लगाएंगे वो इसको लगाएंगे डायरेक्ट, इसका n1, यहाँ पर ध्यान दें, इसकी n फ्रिंज n d लैम्डा 1 अपान d, अगर ये दोनों स्मॉल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप फार्मूला जो लगाएंगे n2 d लैम्डा 2 अपान d, तो सीधे फार्मूला ये यूज करेंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। एक की फ्रिंज n1 होगी, दूसरे की फ्रिंज कितनी होंगी? n2 होंगी। ठीक, इनसे आपको लैम्डा दिया जाए तो रेशियो निकलेगा, जो भी दें डाटा देना क्वेश्चन का काम होता है। n1 लैम्डा 1, हाँ n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब फेज डिफरेंस ज़्यादा हो तो इसका यूज करें, जब फेज डिफरेंस 180 से कम हो तब इसका यूज करें। तो हमने दोनों ही केस में आपको फार्मूले नोट करा दिए हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, बस केवल फार्मूला नोट कर लें कि डेल्टा फाई लेस देन इक्वल टू 180 तो इसका यूज करें, डेल्टा फाई ग्रेटर देन 180 है तो फिर इसका यूज करें। केवल फार्मूला ध्यान रखें, डेल्टा फाई ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। हटा रहे इसको। ये एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि जब दो बॉडी एक साथ स्टार्ट होती हैं, ठीक, ये सिंपल पेंडुलम में, मैकेनिक्स में सब जगह लगता है। अगर फेज डिफरेंस कम है तो दोबारा जब सेम फेज में आएंगी तो उसमें 1 का डिफरेंस होगा ऑसिलेशन में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, व्हाट विल हैपन इफ 2 कोहेरेंट वाइट सोर्सेस आर यूज्ड। बोर्ड का कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ 2 कोहेरेंट वाइट सोर्सेस आर यूज्ड। आपको मालूम है कि जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है उसमें जो सोर्स है S1 और S2, उनमें उनमें जो दोनों सोर्स होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। ठीक, बाइक्रोमेटिक का आपने देखा, अगर हम S1 और S2 जो सोर्स हैं आपके, यहाँ पर वाइट लाइट यूज करते हैं, यहाँ से जो रेज आ रही हैं, यानी कि जो सोर्स यहाँ से जो रेज जाएंगी वो वाइट लाइट है। यहाँ ध्यान दें बात पर, सेंटर जो होता है चाहे जिस कलर का हो, सेंटर सभी यहाँ आकर मिक्स होंगे। क्यों? यहाँ पर सबके लिए फेज डिफरेंस 0 होगा। हर इसमें वाइट लाइट में जितने कलर होंगे उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। ठीक, और आपका जो फ्रिंज ब्रिथ का फार्मूला है वो वेवलेंथ डिपेंड करता है, यहाँ पर लैम्डा आ रहा है। आ रही बात समझ में? लेकिन सेंटर पर सबके लिए फेज डिफरेंस 0 होगा, सभी कलर यहाँ आकर मिक्स होंगे, यानी कि सेंटर क्या बनेगा? वाइट बनेगा। आ रही बात समझ में? इसके बाद आप नोट करें प्रॉपर चैनल में, क्योंकि बोर्ड में पूरा आता है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लिखिए, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज from the center is given by n d lambda by d. Distance of nth bright fringe from the center is given by, ठीक, ये फार्मूला तुम्हें डिस्टेंस का मालूम है। देखिए, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 0, सेंटर के लिए n 0 होता है।
फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 0, तो yn 0, इसका मतलब सेंटर पर सभी कलर मिक्स होके, चाहे कोई वेवलेंथ हो, लेमडा कोई भी हो, लेकिन सबके लिए yn 0 होगा। इसका मतलब सेंटर पर सारे कलर आके मिक्स होंगे, ठीक, n 0 है। ओके, नीचे लिखा है हेंस सेंट्रल ब्राइट फॉर ऑल लेमडा, नोट करें, हेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर ऑल लेमडा विल कोइंसाइड, हेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज for all lambda will coincide and result will be white light, and result will be white light, यानी कि सेंटर वाइट बनेगा। ठीक, यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें दिखाते हैं सेंटर वाइट होगा। नेक्स्ट लिखें फॉर अदर बैंड एज रेड लाइट हैज लार्ज वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर अदर बैंड एज रेड लाइट, इसी में नीचे लिखें फॉर अदर बैंड एज रेड लाइट हैज लार्ज वैल्यू ऑफ लेमडा एंड वायलेट हैज स्मॉल लेमडा, फॉर अदर बैंड BAND, other band as red light has large value of lambda and violet light has small lambda, lambda r greater than lambda violet होता है, रेड कलर का लैम्डा ज्यादा है, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब जो बीटा आपका आएगा, यहां से देख लें फार्मूले से, जो बीटा रेड कलर का होगा वो ग्रेटर देन बीटा वायलेट कलर का होगा, यानी फ्रिंज ब्रिथ रेड कलर की ज्यादा होगी। नोट करें उसी में आगे, सो ऑल अदर बैंड विल बी कलर्ड, सो ऑल अदर बैंड विल बी कलर्ड विद रेड लाइट इन दी आउटर मोस्ट, अभी डायग्राम में बनाते हैं, सो ऑल अदर बैंड विल बी कलर्ड विद रेड लाइट टू दी आउटर मोस्ट एंड वायलेट इन द इनर मोस्ट रीजन, with red light in the outermost and violet in the innermost region। देखिए व्हाइट लाइट की जो वेवलेंथ है ज्यादा है, उसका फ्रिंज ब्रिथ भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये रेड लाइट की, तो यहां पर अगर रेड लाइट बनी, ठीक, वायलेट वाले की जो फ्रिंज ब्रिथ है वो कम होगी, तो वायलेट पहले ही खत्म हो जाएगा। सेंटर पर तो सारे कलर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ वाइट बनेगा। इसके बाद जो अदर कलर आएंगे उसमें नीचे जो वहाँ क्लोज होगा, ये वायलेट कलर का यहाँ क्लोज हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद रेड कलर होगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह सेंटर के नीचे पहले क्या बनेगा, वायलेट की फ्रिंज खत्म होगी, फिर रेड कलर की, ठीक। तो बोर्ड में ये लॉजिक जरूर लिख देना कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसका बीटा ज्यादा होगा, ठीक। तो कलर्ड जो फ्रिंज बनेगी उनमें इनर रीजन में वायलेट होगा और आउटर रीजन में रेड कलर होगा, ठीक। और सेंटर क्या बनेगा, सेंटर वाइट बनेगा, ठीक। नेक्स्ट लिखें इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए हमने पहले भी बताया था कि इंटरफेरेंस में जो मिनिमा होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां से लाइट कम हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। तो लाइट रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक। जहां पर मिनिमा था वहां कम हो गई, और जहां मैक्सिमा था वहां पर लाइट इंक्रीज हो गई, तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लिखिए इन इंटरफेरेंस पैटर्न I max
इज इक्वल टू के ए प्लस बी का होल स्क्वायर और आई मिनिमम के ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए और बी क्या है? ए और बी सोर्स की इंटेंसिटी है। जब बोर्ड में कोई चीज़ लिखी जाती है तो चूंकि जैसे यहाँ हमको मालूम है ए और बी, लेकिन वहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा ये भी क्या है। बात समझ गए? वहाँ जरूर नोटिंग करें कि कोई A1 A2 ले सकता है, कुछ भी ले लो नोटेशन। समझ गए ना बात? तो वहाँ जरूर लिखना है इसको। लिखिए एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज इंटेंसिटी आई मैक्स आई मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अभी डायग्राम बना लेंगे, उसमें दिखा देंगे। इन दोनों को प्लस कर लो, ए कॉमन ले ले रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आई एवरेज इज इक्वल टू के, ओपन कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारा आ गया के ए स्क्वायर और के बी स्क्वायर। ये इंटेंसिटी फर्स्ट सोर्स की और ये दूसरे की सेकंड की। ध्यान दें ये दोनों स्लिट थी S1 और S2। यहाँ एम्पलीट्यूड A और B, इंटेंसिटी यहाँ I1 और I2। स्क्रीन पर जो है इंटेंसिटी वो चेंज होगी। समझ गए ना? एम्पलीट्यूड A और B लिए, ये कॉमन लगा रखा, ठीक है। और इंटेंसिटी कितनी? I1 और I2 ले रखी है। तो ए बी का मतलब समझ गए क्या है? ए बी क्या है? सोर्स इंटेंसिटी है। जरा इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी थी और ये मिनिमम में थी। जब आपने एवरेज निकाला तो ये I1 और I2 के इक्वल हो गए। इसका मतलब सम ऑफ इंटेंसिटी के इक्वल हो गया, ठीक। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है, खाली रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो आपने नीचे नोट कर देना उसमें I1 I2 के बाद। आप समझ गए ना? स्क्रीन पर इंटेंसिटी आई, ये इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, ये I1 है, दूसरा I2 है। I1 I2 क्या है? सोर्स इंटेंसिटी है, ठीक। तो नीचे नोट कर दें। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता तो नेट इंटेंसिटी कितनी होती है? I1 प्लस I2, और बनने से भी इतनी है एवरेज। हाँ, लेकिन K मल्टीप्लाई कर दिया ना, K स्क्वायर, ये मिलकर इंटेंसिटी बन गया। हाँ, ए और बी जो है ये लिखे हैं, ए और बी सोर्स के एम्पलीट्यूड हैं और I1 और I2 इंटेंसिटी है। आप मतलब समझ गए होंगे कि सोर्स की जो इंटेंसिटी का सम कर दें तब भी यही बनेगा, ठीक है ना। और अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं तो उनका एवरेज भी इतना ही है, यानी कि लाइट खाली रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। नीचे नोट कर दें, इफ देयर वेयर नो इंटरफेरेंस देन, इफ देयर वेयर no interference then intensity of the light from two sources at every point on the screen, if there were no interference, intensity of the light from the two sources at every point on the screen would be I equals I1 plus I2। अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होती है, विच इज द सेम एज I एवरेज, विच इज द सेम एज I एवरेज। अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, हेंस इन इंटरफेरेंस पैटर्न, हेंस इन इंटरफेरेंस पैटर्न intensity of light being simply redistributed, intensity of light being simply redistributed, energy is transferred, redistributed, energy is transferred
from region of destructive interference, from region of destructive interference to the region of constructive interference. Simply redistributed energy is transferred from region of destructive interference to the region of constructive interference. No energy is being created. No energy is being created or destroyed. No energy is being created or destroyed. Principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy is being obeyed. Is being obeyed in the process of interference. Principle of conservation of energy is being obeyed in the process of interference, या in the interference लिख दो, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है पूरी तरह से. नेक्स्ट पॉइंट डालें, शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न. शेप ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न लिखा. देखिए, जब आप ये बनाते हैं स्लिट S1 और S2 और एक स्क्रीन के ऊपर जनरल पॉइंट लेते हैं P, ये स्क्रीन है, तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली में ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी ये स्लिट है, यहाँ पर देखिए ये पेपर है और इसमें हमने यहाँ पर 2 स्लिट कट की हैं, ठीक. तो इसके सामने पैरेलल स्क्रीन रखी होती है, देखें ध्यान से. तो S1 S2 का प्लेन ये है और स्क्रीन का प्लेन ये है. दोनों प्लेन कैसे हैं आपस में? पैरेलल. इसके ऊपर जो स्लिट बनती हैं, ध्यान दें, अगर ये स्क्रीन है तो इसके ऊपर स्लिट ऐसे बनती है हाइपरबोला में, ऐसे. हम यहाँ क्रॉस सेक्शन दिखाया करते हैं, ऐसे ऐसे करके, समझ गए ना, यानी लेंथ वाइज ऐसे बनती हैं. उसी का यहाँ पर ये ऐसे करके क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है कि यहाँ मैक्सिमा यहाँ मिनिमा, यानी स्क्रीन ऐसे है, समझ गए ना. और उस स्क्रीन पर ऐसे पैटर्न बनते हैं लेंथ वाइज. अगर स्ट्रेट लाइन लें तो ऐसे, समझ में आ गई बात. तो हम स्क्रीन जरूरी नहीं है ऐसे रखें, जो तुम्हारे सिलेबस में ये है उसमें स्क्रीन को ये रखा गया यहाँ पर पैरेलल, ठीक. और इसमें आप कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? S2P माइनस S1P कांस्टेंट. ये क्या है? S2P माइनस S1P क्या है? ये फेज पाथ डिफरेंस है. याद है ना, डेरिवेशन करते समय परपेंडिकुलर डाला था और उसमें पाथ डिफरेंस निकाला था. तो जो आपने सामने स्क्रीन रखी है उनके सारे पॉइंट जहां पर पाथ डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक. ये इक्वेशन मैथ में हाइपरबोला की है, ठीक है. इसलिए जो फ्रिंज एक्चुअल में बनती है वो हाइपरबोला होता है, समझ गए. अब आप इसके नीचे नोट करें, लिखिए फ्रिंज पैटर्न विल स्ट्रिक्टली बी ए हाइपरबोला. फ्रिंज पैटर्न will strictly be a hyperbola if D is very large. कैपिटल D लिखना. if D is very large, यानी स्क्रीन बहुत दूरी पर है, कैपिटल D लिखना. compared to beta, then fringes will be, बीटा यानी फ्रिंज ब्रेथ, then fringes will be very nearly straight line. Then fringes will be very nearly straight line. यानी कि एक्चुअल में जो फ्रिंज बनती हैं वो देखिए ये इस तरह से बनती हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना. ये हाइपरबोला. लेकिन
इसका हाइप दोनों बात हैं, अगर हम d को बहुत लार्ज डिस्टेंस पर कर दें या इसका हम स्मॉल पार्ट देखें तो यही हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब तक स्पेशल कंडीशन न दी हो तो फ्रिंज का जो शेप है वो हाइपरबोला लिखा जाएगा। समझ रहे ना, फ्रिंज की शेप हाइपरबोला लिखी जाएगी, ध्यान रखना। नीचे फिर नोट करें, ये यंग डबल स्लिट में है, अगर हम पिन होल यूज करते हैं यानी कि पॉइंट सोर्स, तब भी यही केस बनेगा। लिखिए, इफ वी हैड स्लिट्स इंस्टीड ऑफ पॉइंट सोर्स, इफ वी हैड स्लिट्स इंस्टीड ऑफ पॉइंट सोर्स, we would have obtained straight line fringes. नोट किया। अब एक खाली पॉइंट और नोट कर दें, आप ध्यान रखना एग्जाम में अगर यंग डबल स्लिट के आता है तो आंसर लिख के क्या आएंगे, हाइपरबोला। समझ गए ना, यहाँ पर ध्यान दें, ये स्लिट जो थी, मान लीजिए ये स्लिट आपकी ये है, देखो यहाँ पर है S1 और S2। अगर हमने इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया स्क्रीन को, ठीक, तो जरा समझने की कोशिश करें। S1 और S2 से, इधर S1 है इधर S2 है और स्क्रीन ऐसे रख दी, ये परपेंडिकुलर। तुम्हारी स्क्रीन अभी कैसी थी, पैरेलल थी इसके, समझ गए ना। अब हमने कैसी रख दी, S1 S2 के परपेंडिकुलर, ठीक। ऐसी कंडीशन में जरा ध्यान देना, ये स्क्रीन है, S1 इधर S2 इधर, आप कोई भी पॉइंट इसका मिलाएं S1 S2 से और उसको ज्वाइन करते जाएं, सर्किल बनेगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो सर्किल बनता है, यहाँ देख लो, S1 इधर S2 इधर, और इन दोनों को यहाँ मिलाइए और सारे पॉइंट मिलाते जाओ तो सर्किल तैयार हो जाएगा। तो नोट कर ले नीचे, इफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू S1 एंड S2, if plane is perpendicular to S1 and S2, then shape will be circular. If S1 and S2 क्या लिखा, if the plane perpendicular to S1 and S2, shape will be circular, ठीक। लेकिन यंग डबल स्लिट में पैरेलल है, वो उसके जिस प्लेन पर S1 S2 हैं उसी के पैरेलल है, ठीक। आप नेक्स्ट में क्वेश्चन नोट करें दो, जरा लिखिए क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमम, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। बोर्ड में लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रीथ ऑफ टू स्लिट। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये 9/25 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या है, मिनिमा। तो यहाँ पर I मिनिमा अपान I मैक्सिमा, ये 9/25 होगा। भूल के इसको रिवर्स मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि 9 है, वैल्यू कम है, और मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला A-B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होगा A+B का होल स्क्वायर अपान 9/25। अब इसमें आप इसका रूट ले लें तो A-B अपान A+B इज इक्वल टू 3/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और A/B निकालें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें इसमें A/B 4:1 आ रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A/B 4:1 आ रहा है। अब आपको मालूम होगा कि जो वृत्त होती है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक। I1/I2 है, तो इसका मतलब 16:1 हो जाएगा। उनका होल स्क्वायर कर दें। इंटेंसिटी का एक न्यूमेरिकल बोर्ड में जरूर आता है, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दें, जो इंटेंसिटी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर दोनों स्लिट, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी आई नॉट, तो मैक्सिमा पर कितनी होती है 4 आई नॉट। आपको फार्मूला मालूम हुआ, क्या था फार्मूला 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ये फार्मूला जरूर लर्न करके रखें, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम लिख ले रहा है, ठीक, और इसको के मान लिया है, तो के कितना हो गया 4 आई नॉट के इक्वल। आपको आंसर के टर्म्स में देना है, ठीक। अब वहां पर लिखें फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस λ/4 कॉमा λ/3, दो केस ले रहे हैं, λ/4 कॉमा λ/3, और मैक्सिमम गिवन है। आंसर हमने बता दिया क्वेश्चन में, के टर्म्स में निकालना है। तो पहला कितना होना चाहिए पाथ डिफरेंस, बोलो λ/4। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा की जगह 2 पाई डालें, इसका मतलब π/2 होगा। आगे बात समझ में। अब इस फार्मूला में वैल्यू डाल दें इंटेंसिटी वाले में, कितना है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 है π/2, तो ये बन गया π/4। कितना होता है ये 1/√2, तो ये 1/2 बन गया, और 4 आई नॉट की जगह के डाल दें तो k/2 इंटेंसिटी हो गई। आगे बात समझ में। दूसरा क्या दिया है λ/3, तो अगर λ/3 पार्ट डिफरेंस है, बी पार्ट डेल्टा x है λ/3, तो डेल्टा फाई निकाल लें इससे, लैम्डा की जगह 2 पाई रख दें, लैम्डा पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 2 पाई, और वहां पर वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, तो I = 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहां पर 2 कैंसिल होके π/3, ठीक, कितना होगा 60 डिग्री, π/3 1/2, यानी 1/2 का मतलब 4, हाँ नहीं cos π/3 है ना, तो cos 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2, यानी कि 1/4 कैंसिल, यहाँ आई नॉट आया, और आई नॉट का मतलब कितना हो गया, हाँ ठीक है k/4 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो अगर के टर्म्स में दिया हो, इस बात का ध्यान रखना कि 4 आई नॉट जो है वो आई मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्मॉल डी कैपिटल डी आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट यानी स्मॉल डी, लिखिए स्मॉल डी = 0.15 मिलीमीटर, स्मॉल डी 0.15 मिलीमीटर, ठीक, और वेवलेंथ लिखिए, वेवलेंथ 450 नैनोमीटर, लैम्डा लिखो 450 नैनोमीटर, स्क्रीन 1 मीटर अवे है, यानी कैपिटल डी 1 मीटर, लैम्डा कैपिटल डी 1 मीटर, वेवलेंथ गिवन है आपको 450 नैनोमीटर। सभी क्वेश्चन में डाटा लिखे होंगे, आप अपना जो है वो चेंज जरूर कर लेना। स्मॉल डी मिलीमीटर में है तो इसको तुरंत मीटर में चेंज करें, ये नैनोमीटर है, नैनो जो है वो 10⁻⁻9 होता है, ये मीटर में हो गया, और ये मीटर में गिवन है, कैपिटल डी मीटर में गिवन है, ठीक। अब नीचे लिखा है, हमने डाटा लिखा दिए तीनों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आगे लिखें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
second bright fringe and second dark fringe from the central maxima. तो सेकंड ब्राइट कितने पर होती है? पहला पार्ट सेकंड ब्राइट 2 बीटा पर, यानी 2d लैम्डा बाई डी। एक कैलकुलेशन मिस्टेक एग्जाम में ना हो, ठीक से करना। ये हमारा आ रहा है 6 मिलीमीटर, इसका मतलब 6 इंटू 10⁻⁻3। जरा सेकंड पार्ट बता मैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड डार्क कितनी डिस्टेंस पर होता है? सेकंड डार्क, फर्स्ट डार्क कितना पर होता है? बीटा बाई 2। सेकंड डार्क 3/2 बीटा। ये जरूर लर्न करके रखें, डायग्राम में जो दिया था। तो 3/2 डी लैम्डा बाई डी। ठीक, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। ये वैल्यू आपकी 4.5 आ रही है। 4.5 इंटू, फिर मिलीमीटर में दे दें, चाहे आंसर उसमें दें। ठीक, और एक बात याद रखना, अगर बाद में कहते हैं कि पूरा एपरेटस लिक्विड में डिप कर दिया तो इन्हें म्यू से डिवाइड कर दें। समझ गए ना? तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको इंटरफ्रेंस की जो बोर्ड की थ्योरी थी वो करा दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कॉम्पिटिटिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।